पॉलिटी की 18वीं वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। एम लक्ष्मीकांत की किताब हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। यहाँ पे मैं आर्टिकल 13 के कंटेंट को आपको समझाऊंगा और साथ साथ जो आर्टिकल्स आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर उनके बारे में एक ओवरव्यू दूंगा आपको। इसके बाद वाली वीडियो में आर्टिकल 14 शुरू होगा। शुरू करने से पहले लाइक का बटन दबा दो दोस्तों, और ये हार्ड कॉपी अगर अब तक आपने नहीं खरीदी है लक्ष्मीकांत 6 एडिशन, इसको जरूर खरीद लें। देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है आर्टिकल 13 क्या बोलता है। आर्टिकल 13 ये बोलता है भाई कि कोई भी लॉ अगर हमारी पार्लियामेंट बनाती है और अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है या फंडामेंटल राइट के किसी प्रोविजन को वायलेट करता है या फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो लॉ हो जाएगा वॉइड। ये बोलता है आपका आर्टिकल 13। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 13 डायरेक्टली बोल लीजिए या इनडायरेक्टली बोल लीजिए, हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? हमें प्रोवाइड कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट को दी गई है आर्टिकल 32 के थ्रू, हाई कोर्ट को दी गई है आर्टिकल 226 के थ्रू। ये बात तो मैं कम से कम अब तक 500 बार बता चुका हूँ ये लक्ष्मीकांत को शुरू करके ही। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह ताकत दी गई है कि कोई भी नियम, कोई भी लॉ जो कि बनाया जाता है, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट के बेसिक एसेंस के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट के पास भी वो ताकत है कि एक ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को अपोज कर रहा है उसको नल एंड वॉइड साबित कर सकता है। ये बात बोली गई। तो बेसिक एसेंस तो आपको आर्टिकल 13 का समझ में आ गया। लेकिन अब बात होती है कि भाई आर्टिकल 13 में जो लॉ नाम का शब्द है इसमें आता क्या क्या, इस लॉ में एक्चुअली में क्या क्या आएगा। क्योंकि इस लॉ के तहत ही जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो चेंजेस अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश खाते हैं, उसके कंट्रडिक्शन में आते हैं, तो कोर्ट उसको नलीफाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट नलीफाई कर सकती है, हाई कोर्ट नलीफाई कर सकती है। आगे देखते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, क्या पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, क्या एक स्टेट की हाई कोर्ट उसको नलीफाई कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। मान लीजिए कि कल की डेट में सरकार कोई लॉ बनाती है और उस लॉ के अगेंस्ट में आप किसी हाई कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करते हो कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है इस फला फला आर्टिकल के अंदर, और अगर उस हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है, तो हाई कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती है। बिल्कुल हो सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 13 में जो लॉ है ये क्या बोलता है। तो लॉ भाई वो लॉज जो कि पार्लियामेंट इनैक्ट करती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर इनैक्ट करते हैं। तो समय समय पर बेसिकली दोस्तों पार्लियामेंट आपका कई लॉज बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर आपका कई लॉज बनाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ नाम का शब्द दे रखा है उस लॉ शब्द की परिभाषा के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आते हैं। तो सरकार ने ये बोला कि भाई ये जो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ है उस लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आएगा। यानी हम अगर संविधान का संशोधन कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 368, उसको हम स्पेशल मेजोरिटी से पास करा रहे हैं, तो आप आर्टिकल 13 के लॉ के अंदर लाके उसको नलीफाई नहीं कर सकते, कोर्ट उसको नलीफाई नहीं कर सकती। लेकिन अब बाद में देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ठीक है, हम मानते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भले ही आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ है उस लॉ के अंदर हम मानते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आएगा। हम ये भी मानते हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, ये भी बोला केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ऐसे फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को बदलता है जो कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसको वॉइड करार दिया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। समझिए, आर्टिकल 13 में लिखा है कि लॉ के अंदर वो नियम कानून आएंगे जो नियम कानून अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो जुडिशरी इनको हटा सकती है। तो फिर सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं वो इस लॉ के अंदर नहीं आएगा। कुछ दिन तक ये चीज चली। फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल भाई, आप ये जो बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इस लॉ की परिभाषा में नहीं आएगा, हम मानते हैं। फिर आप ये बोल रहे हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आर्टिकल 368 के अंदर, हम ये भी मानते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसी एक ऐसे फंडामेंटल राइट्स को बदल रहा है जो हमारे संविधान की मूल भावना, हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, तो उसको हम वॉइड बोल सकते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आने वाले समय में 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे
जजमेंट देगा और उस जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक आउटलाइन तैयार होगी। आज की डेट में भी सुप्रीम कोर्ट किसी जजमेंट में बता सकता है कि ये एक पर्टिकुलर चीज संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमारी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। तो बेसिक स्ट्रक्चर स्टिल अ इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन, उसको अभी भी इवॉल्व किया जा सकता है फर्दर बाय अवर जुडिशरी। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से देख लेते हैं इस लॉ की परिभाषा में क्या क्या आता है। तो इस लॉ की परिभाषा में वो लॉ आएंगे जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किए। पार्लियामेंट चाहे एक सिंपल लॉ पास करे वो भी इसके अंदर में आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आएगा, बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला कोई भी लॉ को भाई सीधी सीधी बात है नल एंड वॉइड कहा जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो भी लॉ पास करेंगे वो भी अगर आर्टिकल 13 के लॉ के अंदर आएंगे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो जुडिशरी इनको नल एंड वॉइड बोल सकती है। फिर समय समय पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं। नीचे कमेंट बताइए कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में करता है। उसी तरीके से स्टेट गवर्नर ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में इशू करते हैं। तो अगर एक ऑर्डिनेंस इशू करता है प्रेसिडेंट, एक स्टेट गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करता है एक स्टेट में, तो वो भी आपकी इस आर्टिकल 13 वाली लॉ की परिभाषा के अंदर आएंगे। फिर आप देखिए स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, ये सी पे मैं थोड़ी देर में लौट के आता हूं, पहले डी देखिए। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ दैट इज कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। मान लीजिए कोई एक ऐसा लॉ है जो कि फिलहाल सीधे सीधे एक लेजिस्लेटिव सोर्स से नहीं होता, होता है ना समय समय पे पार्लियामेंट और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो मिलके कोई ना कोई लॉ पास करती है, तो वो तो लेजिस्लेटिव सोर्स हो गया। तो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? देखिए समय समय पे हमारी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई ना कोई जजमेंट देती है। उस जजमेंट के हिसाब से एक प्रेसिडेंट बन जाता है, एक नॉर्म बन जाता है और एक बिहेवियर बन जाता है। उस प्रेसिडेंट को, उस नॉर्म को नॉर्मली कर हम लोग फॉलो करते हैं। तो आप बोल सकते हो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ। और हमारी जो जुडिशरी है दोस्तों वो अपने जजमेंट को सुनाते वक्त केवल इंडिया के अंदर जो जजमेंट दिए उनको कोर्ट नहीं करती है। यूके में, यूएसए में कोर्ट्स ने जो जजमेंट दे रखे हैं उनको भी कभी कभी कोर्ट किया जाता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म को ग्लोबली इंटरनेशनली देखा जाता है। बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में अगर सेंसिटिव इशू पे कोई जजमेंट दिया गया है तो उस जजमेंट को भी कोर्ट कर दिया जाता है। तो उस जजमेंट के हिसाब से भी एक प्रेसिडेंट या बिहेवियर डेवलप हो सकता है, उसको भी आप नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ बोल सकते हो। फिर भैया इतने हजारों साल की हमारी हिस्ट्री रही है, तो कुछ अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के कस्टम्स बन गए हैं, उनके अपने तरीके बन गए हैं, अपना कल्चर बन गया है, उसके हिसाब से कुछ नॉर्म्स और बिहेवियर्स प्रेसिडेंट्स आए हैं, उनको भी आप नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ बोल सकते हो। तो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, तो मान लीजिए ऐसा कोई कस्टम या ऐसा कोई कल्चर या ऐसा कोई जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू दिया गया बिहेवियर, कोई नॉर्म, वो भी आपके इस आर्टिकल 13 की लॉ की डेफिनेशन के अंदर आएगा। और अगर फंडामेंटल राइट के साथ वो क्लैश खा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे नल एंड वॉइड बोल दिया जाएगा। एक और बात है दोस्तों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, संविधान आया, तो क्या संविधान से पहले वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पूरा का पूरा नल एंड वॉइड हो गया? नहीं, उसके कई प्रोविजंस एक्टिव रहे। तो अगर उनमें से ऐसा कोई प्रोविजन है जो आज भी फॉलो हो रहा है बट किसी की फंडामेंटल राइट के आड़े आ जाता है, तो वो भी आर्टिकल 13 के लॉ के अंदर आ जाएगा, उसको भी नलीफाई किया जा सकता है। समझ गए नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है? अब इससे ज्यादा डिटेल में क्या ही समझाऊं। अब सी पे आ जाते हैं। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। क्या है ये समझाता हूं आपको। एक तो देखिए कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बने, विधानसभा में बने या फिर हमारे पार्लियामेंट लोकसभा में बने। कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लीजिए, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसको आप इनकम टैक्स बोलते हो, फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है आपका सीबीडीआईटी, ठीक है दोस्तों। तो ये दो मेन बॉडीज हैं। तो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है और ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो कि दिल्ली में बैठते हैं। तो ये जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, कभी कभी ये बोर्ड सर्कुलर निकाला करते हैं, ठीक है। ये बोर्ड सर्कुलर बेसिकली, अब ये बोर्ड सर्कुलर ऑब्वियसली बात है हायर जो मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर तो इन बोर्ड सर्कुलर पे अप्रूवल देगा नहीं। ये बोर्ड सर्कुलर जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स आपके बैठते हैं बोर्ड में, और ये बड़े बड़े ऑफिशियल्स दोस्तों कैसे बनते हैं आप सोचिए। अगर आप कल की डेट में आईआरएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप अपॉइंट हो गए असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से आप बनोगे डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर से बनोगे ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर से बनोगे एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर से बनोगे कमिश्नर, कमिश्नर से बनोगे चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के बाद आप पहुंचोगे बोर्ड में। तो आप बोर्ड में पहुंच गए तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में पहुंच गए। फिर बोर्ड के कहो आप चेयरमैन बन गए। तो वो चेयरमैन कभी कभी समय समय पे बोर्ड सर्कुलर निकालता है ताकि जो काम है, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस का डिपार्टमेंट हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिपार्टमेंट हो, उसमें काम ठीक से चल पाए। तो ये बोर्ड सर्कुलर हो गए। तो ये बोर्ड सर्कुलर, इस तरीके के स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स भी आपकी लॉ की डेफिनेशन में आएंगे।
फिर लोकल लेवल पे जो कमिश्नरेट काम करती है, मान लीजिए इनकम टैक्स की जो दिल्ली कमिश्नरेट है, वो दिल्ली कमिश्नरेट का चीफ कमिश्नर मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन निकालता है, तो वो नोटिफिकेशन भी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट में आ गया। समझ गए ना दोस्तों, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात हो रही है, वो लेजिस्लेशन जो डायरेक्टली आपकी लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे के लेवल पे हो रहा है, थोड़ा डिपार्टमेंट में हो रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट में डेली फंक्शनिंग की रिलेटेड जो चीजें वो तो वहां के ऑफिशियली डिसीजन लेंगे ना, हर चीज का डिसीजन लोकसभा राज्यसभा तो लेगी नहीं। तो डेलीगेटेड रजिस्ट्रेशन में जो भी रूल, ऑर्डर, रेगुलेशन या नोटिफिकेशन पास हो रहे हैं, वो भी इस आर्टिकल 13 की लॉ की परिभाषा के अंदर आएंगे, और उसमें से कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगर किसी के इंटरेस्ट को वायलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में एक पेटिशन फाइल कर सकता है वो पर्सन अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226। 32 में पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास और 226 में पहुंच जाएगा हाई कोर्ट के पास। आई होप मैंने आपको ठीक तरीके से जस्टिस के साथ इस चीज को समझा दिया है। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। फिर बात करते हैं आर्टिकल एट अ ग्लांस, देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स एट अ ग्लांस, सिर्फ काम भर के। तो आर्टिकल 14 से 18 में क्या आएगा भाई, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अपने आप में ही एक बवाल है, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये है आपका आर्टिकल 15, इसको देखेंगे। अच्छा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे आप किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बट रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। एग्जैक्टली कौन से आर्टिकल में विद सब क्लॉज बताइए रिजर्वेशन का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं। फिर भाई आर्टिकल 16 की बात की है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जहां पे भी सरकारी नौकरियों की बात होगी, यहां पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैं सरकारी नौकरी ही समझ रहा हूं दोस्तों। तो सरकारी नौकरियों में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक आप कह सकते हैं प्रोविजंस लाए गए हैं, उसके लिए प्रॉपर सब क्लॉजेस हैं, जब हम लोग आगे पहुंचेंगे तो उसको भी देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 17 में बता रखा है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये जो घृणित प्रथा है आपकी अनटचेबिलिटी की, कि कुछ पर्संस को आपने उनकी जाति के आधार पर छूना ही बंद कर दिया, ये बोल दिया कि ये छूने के लायक नहीं है, इस प्रथा को एबॉलिश कीजिए, बहुत हो गया इसका। तो आर्टिकल 17 के थ्रू इसको एबॉलिश कर दिया गया। फिर आता है आपका आर्टिकल 18, तो भैया टाइटल्स को अबॉलिश करेंगे, मतलब ये जो राय बहादुर, राय, राजा, इस तरीके के जो टाइटल्स दिए जाते थे ना उस समय पे राजाओं को, प्रिंसेस को, वो हटाओ, केवल मिलिट्री टाइटल दिए जाएंगे, केवल एकेडमिक टाइटल दिए जाएंगे। तो भाई कोई मेजर जनरल है तो उसको मेजर जनरल हो जाएगा, कोई जैसे जैसे ऊपर बढ़ना जाएगा लेफ्टिनेंट कॉलोनल, कॉलोनल, तो उसको एक प्रॉपर मिलिट्री रैंक दी जाएगी, नायब सूबेदार। तो मिलिट्री टाइटल्स आप दे सकते हैं, एकेडमिक टाइटल्स आप दे सकते हैं इंडिया में। तो भाई एकेडमिक टाइटल्स में आप अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हैं, एडवोकेट लगा सकते हैं, सीए लगा सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रोफेसर लगा सकते हैं। इनफैक्ट जो नेशनल ऑनर्स हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री, इनको भी आप लगा सकते हैं भाई, इनको भी एक तरीके का एकेडमिक टाइटल ही समझा जाएगा। तो भारत रत्न भी भले एक स्पेशल अचीवमेंट है, बट दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन एकेडमिक टाइटल। तो आपके पास एकेडमिक टाइटल है, आपके पास मिलिट्री टाइटल्स हैं। इसके अलावा जो टाइटल हुआ करते थे एक समय पे कि भैया ये तो राजा साहब हैं, राजा हैं, बंदा बहादुर, नवाब, इस तरीके के टाइटल भाई खत्म हो गए। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भैया, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 1922। तो आर्टिकल 19 में 6 राइट्स को गारंटी किया गया है, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ रेजिडेंस, राइट ऑफ प्रोफेशन। तो देश के नागरिकों को यह सुविधा है कि वो बोल सकते हैं, एक जगह पे असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में, मूवमेंट कर सकते हैं, वो बशर्ते पीसफुल मूवमेंट हो चाहिए, कहीं देश के भाग में जाकर रह सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सब चीजें वो तब कर सकते हैं जब वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाए, देश की यूनिटी और सोवरेनिटी को नुकसान ना पहुंचाए, पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस को नुकसान ना पहुंचाए। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 19 के तहत ये सारी बातें करी जा सकती हैं। फिर उसके आगे देते हैं आर्टिकल 20 में क्या लिखा है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और उसके आगे आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 352 नेशनल इमरजेंसी, और भले ही वो नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगी हो, एक्सटर्नल वॉर की वजह से लगी हो, तब भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होंगे। आप देख ही सकते हैं, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सैक्रोसैंक्ट है, किसी भी हालत में इनको स्थगित नहीं किया जा सकता। फिर आता है डी, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21 है। ये भाई 2002 में जोड़ा गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसने बोला कि भाई 6 से 14 साल के बच्चे की जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है, उसको
रिसोर्सेस के अभाव की होने की वजह से नकारा नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। फिर आगे बात करते हैं, आर्टिकल 22 दे रखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसको जब मैं आर्टिकल 22 आपको समझाऊंगा तो बहुत डिटेल में इसको देखूंगा। फिर बात करते हैं भाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। आर्टिकल 23-24 में आता है, तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। और आर्टिकल 24 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो भाई ये एक्सप्लॉयटेशन से बता रखा है ह्यूमन बींग्स को। तो कभी कभी क्या होता है कि लड़कियों को पकड़ के ले आया जाता है दोस्तों, दूर दराज के इलाकों से स्मगल करके, और उनको प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में जबरदस्ती ढकेल दिया जाता है मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में। वो चीज के खिलाफ रोकथाम है, नहीं होना चाहिए, वैसे होता है बट हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है ये। किसी से आप बेगार फोर्स लेबर नहीं करा सकते, ये भी आर्टिकल 23 को वायलेट करता है। आर्टिकल 24 के अंदर चिल्ड्रन से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते फैक्ट्रीज में और दूसरे एम्प्लॉयमेंट में, ये भी आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 25 से 28 में आता है। तो आर्टिकल 25 देखिए क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। यानी कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के, मान लीजिए आप क्रिश्चियन हैं और आपसे कोई क्रिश्चियन चर्च ये बोल रहा है कि नहीं भैया आप क्रिश्चियन हो तो इतना रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा हमारे धर्म को प्रमोट करने के लिए, ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 27 इस चीज को पूरी तरीके से वायलेट करता है। आर्टिकल 26 आपको रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की परमिशन देता है। फिर देख लेते हैं अगला डी, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये आर्टिकल 28 में, यानी कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाए ये मैंडेटरी नहीं है, और खासकर उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है जो पब्लिक के खर्चे से हो, जो सरकार के खर्चे से हो। तो आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म के हो, मान लीजिए आप मुस्लिम हो, और अगर आप नहीं चाहते हो कि आप किसी मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके रिलीजियस एजुकेशन को सीखो तो आप पे जबरदस्ती नहीं करी जा सकती है, ठीक है। अगला आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30। तो आर्टिकल 29 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उन्हें एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और आर्टिकल 29 के अंदर माइनॉरिटीज अपने कल्चर को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 क्या बोलता है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उस फंडामेंटल राइट को सेफ गार्ड करने के लिए आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए कुछ प्रकार के रिट्स का प्रयोग कर सकता है। एक रिट है हेबियस कॉर्पस की, एक मैंडेमस की, एक प्रोहिबिशन की, एक सर्टियोराइडी की और एक कोवारंटो की। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है। आर्टिकल 226 के अंदर यही रिट्स हाई कोर्ट भी प्रयोग कर सकता है। अगर इन रिट्स के बारे में आप तुरंत अभी जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखी है, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्च मार दीजिए मेरे नाम के साथ, यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगी आपको। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कौन कौन से फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है और कौन कौन से फंडामेंटल राइट सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है। लेफ्ट साइड पे देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स ओनली टू सिटीजन, अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड नॉट टू फॉरेनर्स। देखते हैं पहला, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 के अंदर दे रखा है। और ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल 15 के अंदर जो राइट है वो फॉरेनर को नहीं दे सकते। आप सोचिए, मान लीजिए आज आप फ्लाइट पकड़ के जाते हो यूनाइटेड किंगडम में एज अ टूरिस्ट, ठीक है, तो क्या यूनाइटेड किंगडम में आपको घर खरीदने की परमिशन होगी? आपको बोला जाएगा भैया फॉरेनर हो, घूमो फिरो, निकलो यहाँ से। उसी तरीके से हमारे देश में जो लोग आ रहे हैं उनका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ और है, वो कहीं और के सिटीजन है, तो उसके बेसिस पे भाई उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही। उनको इक्वल ट्रीटमेंट दोगे तो वो यहाँ पे आके प्रॉपर्टी सब खरीद लेंगे, यहाँ के सेटल हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेनर्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन है ही नहीं। एक केस बताता हूं आपको रिलीजन के रिस्पेक्ट में, अभी न्यूज में रहा है, तबलीगी जमात वाला जो कॉन्ग्रेगेशन हुआ था वो आपको याद होगा। अब उसमें क्या बातचीत हुई इस पे नहीं जाते हैं, बस यहाँ पे आर्टिकल 15 को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए तबलीगी जमात एक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन था जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने मिलकर अपने भगवान को याद किया। अब उसकी वजह से कोरोना काफी फैल गया, पर उसमें ना जाते हुए दोस्तों आप ये देखिए कि उस कॉन्ग्रेगेशन में बहुत सारे मुस्लिम्स थे। अब उन मुस्लिम्स में कुछ इंडिया के सिटीजन थे, कुछ दुनिया के और देशों के सिटीजन थे, तो कुछ सऊदी अरेबिया के सिटीजन थे, कुछ इंडोनेशिया के सिटीजन थे। अब देखिए सरकार और इन लोगों के बीच में एक बहस छिड़ी। बहस क्या थी कि आप ये जो रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन है इसको पैंडेमिक के दौरान नहीं कर सकते क्योंकि बीमारी फैल रही है। तो हम मान लीजिए कि उनमें से कुछ लोग ये चीज बोलना चाहें कि नहीं भाई ये हमारी पूजा करने के राइट के अगेंस्ट में है। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों,
जो उस रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन में इंडियन सिटीजन हैं, जो इंडियन सिटीजन है वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं और अपने आर्टिकल 15 के अंदर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या इंडोनेशिया वाले मुस्लिम्स या क्या सऊदी अरेबिया वाले मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं? क्या वो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन नहीं है। भले ही वो उसी रिलीजन के हैं बट सिटीजन किसी और देश के। तो अगर वो किसी और देश का सिटीजन है तो उसके खिलाफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अगर आप इंडिया के हैं तो नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, ये केवल सिटीजन को है। तो मतलब सरकारी नौकरियों में यहाँ के सिटीजन को वरीयता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि कल की डेट से नाइजीरिया से कोई आ गया और बोला भैया मुझे तो यहाँ पे जॉब लेनी है, इंडिया में जॉब करनी है, सरकारी जॉब करनी, नहीं हो पाएगा। कल की डेट में अगर आप कनाडा जाते हो पीआर वीजा पे, तो क्या वहां पे आप सरकारी नौकरी कर सकते हो? कनाडा में नहीं कर सकते हो। वहां पे किसी प्राइवेट नौकरी को ही करोगे। ज्यादातर इंडिया जाके वहां पे ट्रकें चला रहे हैं। अनटिल अनलेस कोई बहुत क्वालिफाइड आप लंदन बिजनेस स्कूल या फिर हार्वर्ड से पास आउट नहीं हो, तो वहां पे जाके ज्यादातर लोग इसी तरीके के काम करते हैं। तो इसी तरीके से अगर इंडिया में कोई बाहर का आदमी आएगा तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वो अलग बात है कि कुछ बहुत बड़ी चीज करने आ रहा है तो उसको कुछ एक्सेप्शनल चांस दे दिया जाए। फिर तीसरा देखते हैं दोस्तों, जो कि सिटीजन को अवेलेबल। पहले हम वो देख रहे हैं जो कि हमारे सिटीजन को अवेलेबल है, बाद में हम वो देखेंगे जो सिटीजन और फॉरेनर दोनों का अवेलेबल है। तो तीसरा देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। तो आर्टिकल 19 के जो 6 राइट्स हैं ये केवल सिटीजन को अवेलेबल है, फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है। तो कोई फॉरेनर इंडिया में खड़ा होकर कोई अपना स्पीच या एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। और खास बात दोस्तों ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर आप एक भारत के नागरिक हो और अगर किसी आप बाहर कंट्री में जाते हो तो वहां पे भी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। कल की डेट में मान लीजिए कि आप आईएएस बन जाते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लेवल एग्जांपल्स बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मजा आए लेक्चर में। मान लीजिए कल की डेट में आप आईएएस बन जाते हो, आईपीएस, आईआरएस, आईडीएएस कुछ बन जाते हो अच्छा सा। उसके बाद 2-3 साल सर्विस करने के बाद पैसे से इकट्ठा करके आपका मन करता है चलो यूएसए घूम के आते हैं, न्यूयॉर्क चलते हैं, न्यूयॉर्क क्रिसमस है, बड़ा अच्छा है भाई, बॉल ड्रॉप देख के आएंगे। मूड बन गया आपका, चलिए आपने अपने गवर्नमेंट में एक अर्जी दी, डिपार्टमेंट में, कि गवर्नमेंट की मुझे भाई फॉरेन जाने की परमिशन दी जाए। अब आपके पास फंडामेंटल राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, लेकिन जो परमिशन आपको दी जाएगी ना, उस परमिशन लेटर में आपसे ये लिखा जाएगा कि यू आर गोइंग इंडिया ऑन अ टूरिस्ट वीजा, you are not allowed to make any statement on foreign policy matters or any affair or matter related to Union of India। समझ गए दोस्तों? मतलब कि बाहर के लोग जो इंडिया में आ रहे हैं उनके पास स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। आप जब इंडिया से बाहर चले जाओगे तो आपकी खुद की गवर्नमेंट आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोक रही है। इनफैक्ट देखिए, अफेयर्स ऑफ द यूनियन से रिलेटेड तो आप वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते हो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। ठीक है, एक थोड़ा ट्रिकी तरीके समझा दिया, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसको समझ में आना होगा आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियंस के पास ये राइट है कि स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन अपने हिसाब से बोल सकते हैं, असेंबली अपने हिसाब से मिल सकते हैं, एसोसिएशन अपने हिसाब से बना सकते हैं, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन कर सकते हैं, बट सारी चीजें आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। हर चीज में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 21 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका फॉरेन सिटीजन्स को भी मिलेगा। इस पे अभी आते हैं थोड़ी देर में। फिर अगला देखते हैं जो सिटीजन्स को अवेलेबल है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आर्टिकल 30 के अंदर ये राइट्स दिए गए माइनॉरिटी को, और ऑब्वियस सी बात है ये राइट्स केवल इंडियन सिटीजन्स को है। तो ये मतलब नहीं कि कोई बाहर के देश है कि भैया यूके, यूएसए में एकदम मतलब चर्च के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में आए जा रहे हैं और वो यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि भैया हम तो इतने चर्च यहाँ पे लगाएंगे और इनको एडमिनिस्टर करेंगे अपने हिसाब से। नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन नहीं है। ये आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं उन आर्टिकल्स की जिसपे सिटीजन्स को भी मिले हुए हैं, जो राइट सिटीजन्स को भी मिले हैं, जो राइट फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं। इनको भी देख लेते हैं। तो अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। तो आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फिर ये आर्टिकल 20 देख लीजिए, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इन तीनों का सबसे अच्छा जो आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, अजमल का साहब इंडिया में आया, उसने इतने लोगों को मार दिया, तब भी प्रॉपर लीगल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हुई और उसके बाद ही उसको फांसी पे लटकाया गया। एकदम तुरंत उस पर फांसी पे नहीं लटकाया गया, नहीं तुरंत उसे गोली मारी गई, क्योंकि हमारे भारत का कानून ऐसा है, भले ही वो एक एलियन हो, फॉरेनर हो, भले एक एनिमी एलियन हो जैसे कि अजमल कसाब था, तब भी उसको प्रॉपर लॉ प्रोसीजर के हिसाब से ट्राई किया गया और फिर फांसी दी गई। तो भाई आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 41 के 14 के अंदर जो भी राइट्स हैं वो आपके फॉरेनर्स को मिलेंगे।
राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन भी है आपका फॉरेनर्स के पास आर्टिकल 21A के अंदर। फिर अगला प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये आर्टिकल 22 ये भी अवेलेबल है फॉरेनर्स के पास। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, भाई ये भी अवेलेबल है। तो अगर नेपाल से आप कुछ लड़कियों को, कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब जो इस तरीके की ह्यूमन ये ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है कि भाई कुछ लड़कियों को पकड़ लाया और उनको जबरदस्ती यहाँ पे आके प्रोस्टिट्यूशन में घुसेड़ दिया, तो भले ही वो नेपाली सिटीजन हैं वो लड़कियां, बट फिर भी उनको बचाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, उनके पास भी आर्टिकल 23 के अंदर राइट्स हैं। फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, किसी भी चिल्ड्रन का फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते आर्टिकल 24 के अनुसार, चाहे वो चिल्ड्रन इंडिया का हो चाहे किसी और देश का हो। फिर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, एक प्रॉपर तरीके से, एक रीजनेबल तरीके से रिलीजन का प्रोपोगेशन आप कर सकते हो, कुछ इस तरीके से कि वो दूसरे के रिलीजियस व्यूज के साथ कोई इंटरफेरेंस ना कर रहा हो, किसी दूसरे के रिलीजियस व्यू को डिग्रेड ना कर रहा हो और किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती ना डाल रहा हो। आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज भी कर सकते हैं, किसी तरीके की रोक टोक नहीं होगी आपको, लेकिन हाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप यहाँ सेटअप नहीं कर सकते पूरे खुलेआम, आप एक कन्वर्जन ड्राइव नहीं चला सकते। हाँ आप किसी को कन्विंस करो और अपनी मर्जी से आ जाए तो बात अलग है। फिर आपके ऊपर किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं करी जा सकती कि आप टैक्स भरे फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। तो सऊदी अरेबिया से कोई आके आदमी इंडिया में काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो कोई इस्लामिक रिलीजियस बॉडी उससे ये नहीं बोल सकती कि आप मैंडेटरीली टैक्स भरेंगे इस रिलीजन के प्रमोशन के लिए। तो सिटीजन की को भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती और ना ही किसी फॉरेनर पे जबरदस्ती की जा सकती है। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो कुछ अगर ऐसे रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो कुछ रिलीजियस फ्रीडम, कुछ रिलीजियस टीचिंग देते हैं, अगर आप उस टीचिंग को लेना चाहें तो ही जाइए, नहीं लेना चाहें तो आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। ये आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स एट अ ग्लांस हमने देख लिए हैं। अगले में हम लोग आर्टिकल 14 से शुरुआत करेंगे। आई होप मैंने एक प्रॉपर तरीके से कुछ सेंस के साथ ये चीजें आपको समझाई हो, नहीं समझ में आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो चीजें नहीं समझ में आ रही उनको डिटेल मुझे बताइए, तो आगे की वीडियोस में मैं उनको कॉपरेट करने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।